एक बार फिर सोच लो किशोर, इस उम्र में छोटी सी बच्ची को गोद लेना कहाँ की समझदारी है। मुझे लगता है तुम्हें ये विचार त्याग देना चाहिए। कमल ने चाय की प्याली को मेज पर रखते हुए कहा। मैंने ये फैसला बहुत सोच विचार करने के बाद ही लिया है कमल। मैं और सुधा अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि एक बच्ची की परवरिश ना कर सके। मैं अच्छा कमाता हूँ। रिटायरमेंट होने में अभी कुछ साल बाकी हैं और उसके बाद भी मैं इतना सक्षम रहूंगा कि बच्ची की देखभाल अच्छी तरह से कर सकूं। किशोर ने जवाब दिया। मैं रुपये पैसे की बात नहीं कर रहा हूं किशोर। उसके अलावा भी 100 बातों को दिमाग में रखकर सोचना पड़ता है। तुम्हारे परिवार वाले और रिश्तेदार तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ हैं। और समाज का क्या? तुमने कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? देखो किशोर, मैं केवल सुधा का बड़ा भाई ही नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी हूं। इसी नाते तुम्हें समझा रहा हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कमल ने किशोर पर दबाव बनाते हुए कहा। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मैंने इसकी परवाह करनी छोड़ दी है। और जहां तक परिवार व रिश्तेदारों का सवाल है, अगर उन्हें हमारी परवाह होती तो वे आगे बढ़कर हमारे इस फैसले में हमारा साथ देते। इस तरह तुम्हें अपना वकील बनाकर हमारे पास नहीं भेजते। किशोर को अब गुस्सा आने लगा था। तुमसे तो बात करना बेकार है। तुम बात को समझना ही नहीं चाहते हो। कमल ने अब अपनी बहन सुधा की ओर देखा, जो चुपचाप अपने पति किशोर के पीछे हाथ बांधे खड़ी थी। सुधा, कम से कम तुम तो समझदारी से काम लो। इस उम्र में बच्ची को गोद लोगी तो समाज में तरह तरह की बातें होंगी। लोगों के तानों का सामना कर पाओगी तुम? भाई साहब, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं लोगों के ताने सुन पाऊंगी या नहीं? शादी के 26 साल बाद भी मेरी गोद सुनी है। आपको क्या लगता है कि मैंने समाज के ताने नहीं सुने हैं? जिस तरह आज तक सुनती आई हूं, आगे भी सुन लूंगी। देखो सुधा, जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता है। उसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार करो। भावनाओं में बहकर गलत फैसला मत लो और किशोर को भी समझाने की कोशिश करो। रही बात बच्चों की, तो क्या मेरे बच्चे मेघा और शुभम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? कमल ने सुधा पर दबाव बनाने की कोशिश की। भाई साहब, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मेघा और शुभम मेरे बच्चे होते तो क्या भाभी मुझे बांझ होने का ताना देती? सुधा ने कमल से प्रश्न किया तो उनकी नजरें शर्म से झुक गई। अब सुधा ने हाथ जोड़कर आगे कहा। मैं बरसों से इस सुख से वंचित रही हूं भाई साहब। आज 26 सालों के बाद भगवान ने मेरी सुनी है। मेरी गोद में मेरी बच्ची आने वाली है। उसे गोद लेना हम दोनों का साझा फैसला है। मेरी आपसे विनती है कि हमारी खुशी में हमारा साथ दीजिए। खैर, अब तुम दोनों ने फैसला ले ही लिया है, तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूं। आज तुम दोनों किसी की बात नहीं सुन रहे हो, लेकिन याद रखना, अगर भविष्य में तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताना पड़ा तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कहने के बाद कमल भी बाकी रिश्तेदारों की तरह हथियार डालकर वहां से चले गए। कमल के वहां से जाने के बाद सुधा की हिम्मत जवाब दे गई। वो धम्म से सोफे पर बैठ गई व उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। अपनी पत्नी को कमजोर पड़ते देखकर किशोर भावुक हो उठे। उन्होंने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए सुधा के कंधे को थपथपाकर उसे हिम्मत देने की कोशिश की। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं किशोर? आज इतने सालों बाद समय हम पर मेहरबान हुआ है। हमें हमारी औलाद मिलने जा रही है। ये लोग क्यों हमसे हमारी खुशी छीनने की कोशिश कर रहे हैं? सुधा ने बेबसी से किशोर की ओर देखते हुए कहा। किशोर सुधा की पीड़ा से अनजान नहीं थे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इलाज और हर जगह सिर झुकाने के बावजूद भी उसकी गोद नहीं भर पाई थी। वे सालों से उसे भीतर से खोखला होते देख रहे थे, मगर चाहकर भी उसके लिए कभी कुछ नहीं कर सके। ऐसा नहीं है कि पहले कभी उन्होंने बच्चा गोद लेने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कई बार अपनी माँ से दबे शब्दों में इस बात का जिक्र किया था। एक बार हिम्मत जुटाकर माँ से इस बारे में सीधे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन माँ ने कई दिनों तक घर में ऐसा कोहराम मचाया
कि वे घबराकर पीछे हट गए। उसके बाद उनकी इस बारे में जिक्र करने तक की हिम्मत नहीं हुई। उनकी इस बुजदिली का खामियाजा उनकी सुधा को आज तक भुगतना पड़ रहा था। सालों से वो सबके ताने सुनती आ रही थी। समाज के लोग तो दूर, उसके खुद के परिवार के लोग उसके निसंतान होने के कारण न जाने कैसे कैसे अंधविश्वास के चलते उसका अपमान कर बैठते थे। परिवार ने तो उन पर दूसरी शादी करने का दबाव भी बनाया था, लेकिन वे अपनी सुधा से बेहद प्रेम करते थे। उन्होंने करारा जवाब देकर सबका मुंह बंद कर दिया था। सुधा आज तक उनकी खातिर कितना कुछ सहन करती आ रही थी। अपना पूरा जीवन निस्वार्थ उन पर न्यौछावर किया था उसने। अब उसके लिए कुछ करने की बारी उनकी थी। जो खुशी वो उसे आज तक नहीं दे पाए थे, वो अब देने जा रहे थे। समय भी जैसे उनके इस फैसले में उनका साथ दे रहा था। ये संयोग था कि थोड़ी ही तलाश के बाद उन्हें एक ऐसी महिला मिली जो अपनी संतान को गोद देने के लिए एक भले दंपत्ति की तलाश में थी। पति की अचानक मौत के बाद उसके सिर पर बूढ़े बीमार सास ससुर व 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे में उसके लिए गरीबी की मार सहते हुए अपनी नवजात बच्ची का लालन पालन कर पाना संभव नहीं था। पहले वो उनके बारे में सुनकर थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन उनसे मिलने के बाद उसकी सारी शंकाएं दूर हो गईं। सुधा से इस बात का जिक्र करने से पहले किशोर ने गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। सुधा के मन में कोई भी उम्मीद की किरण जगाने से पहले वो खुद पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहते थे। पूरी तसल्ली करने के बाद ही उन्होंने सुधा को ये बात बताकर विमला और उसकी नवजात बच्ची से उसका परिचय करवाया। पहले पहल तो सुधा को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके जीवन में कुछ ऐसा घटने जा रहा था। फिर उसे आशंकाओं ने घेर लिया, पर आखिर में किशोर की बात समझकर जब उसने उस नवजात बच्ची को अपनी गोद में लिया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जल्दी ही बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे सुधा के मुरझाए चेहरे पर रौनक लौटने लगी थी। दोनों पक्षों की रजामंदी थी, इसलिए प्रक्रिया में कोई अड़चन तो नहीं थी, लेकिन ऐसे कामों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद सबसे मुश्किल काम था अपने परिवारों को ये खबर देना। किशोर और सुधा दोनों ने अपने अपने परिजनों को फोन करके बता दिया था। किशोर को जिस बात का अंदेशा था, ठीक वैसा ही हुआ। दोनों ओर से विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए। पहले सब फोन कर करके ही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। अपनी कोशिशों में नाकामयाब होने के बाद उन्होंने आज सुधा के बड़े भाई और किशोर की परम मित्र कमल बाबू को अपना प्रतिनिधि बनाकर उनके घर भेजा था। नतीजा ये हुआ कि उनके यहाँ आने के बाद सुधा कमजोर पड़ने लगी थी। किशोर ने सुधा को तो समझा बुझाकर सुला दिया था, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो ये जानते थे कि कमल बाबू आखिरी व्यक्ति नहीं थे जो उन्हें रोकने की कोशिश करने के लिए घर आए थे। ये तो तूफान की शुरुआत भर थी। 3 दिन किसी का फोन आए बगैर सुकून से गुजर गए। जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार से चलती रही। सुधा भी अब शांत थी। चौथे दिन किशोर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर अपने छोटे भाई सतीश व उसके परिवार को सामने पाकर किशोर ये समझ गए थे कि कमल बाबू की वकालत फेल हो जाने के बाद सतीश ने केस की कमान अपने हाथों में ले ली है। वैसे तो उनके और सुधा के परिजनों की आपस में कभी नहीं बनी। वे सभी पारिवारिक समारोहों और उत्सवों में किसी तरह एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन आज जब उनके और सुधा के फैसले के खिलाफ खड़े होने की बारी आई थी तो सब अचानक ही एकता की शक्ति को पहचान गए थे। किशोर ने ना चाहते हुए भी मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। उन्होंने सुधा का चिंतित चेहरा देखते ही ऑफिस में फोन करके छुट्टी ले ली। वे सतीश की तेज तर्रार पत्नी मीना के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थे। उन्हें मालूम था कि मीना मौका देखकर बच्ची को गोद लेने वाली बात का बतंगड़ जरूर बनाएगी। अब देखना यह था कि उसे ये मौका किस वक्त मिलेगा। शाम तक का वक्त तो शांति से गुजर गया। शाम के समय किशोर और सतीश साथ बैठकर बातें कर रहे थे।
मीना सुधा के साथ रसोई में चली गई। उनके बच्चे पूजा और यश टीवी देखने में मग्न थे। सुधा रसोई से उन चारों के लिए चाय की ट्रे लेकर आई और पीछे पीछे मीना पकोड़े लेकर आ गई। सुधा बच्चों को पकोड़े और केचप देने में बिजी थी। तभी किशोर ने देखा कि मीना आंखों से सतीश को कुछ इशारा कर रही थी। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही सतीश बोल पड़ा, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये तो किशोर भी जानते थे कि उनके छोटे भाई को उनसे क्या बात करनी थी। फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए कहा, हाँ बोलो सतीश, किस बारे में बात करनी है। सतीश अपनी पत्नी मीना की तरह तेज तर्रार नहीं था। उसने गोलमोल बातें करनी शुरू कर दी। वो भैया, आपको तो पता होगा कि घर वाले आपसे नाराज हैं। रिश्तेदारों के बीच में भी यही चर्चा चल रही है। दीदी का फोन आया था, वो भी बहुत चिंतित लग रही थी। आप समझ रहे हो ना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? किशोर ने धैर्यपूर्वक कहा, नहीं सतीश, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। इस तरह से घुमा फिरा कर बात मत करो। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। सतीश ने मीना की ओर देखा, जो उसे गुस्से में खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। फिर उसने किशोर की ओर देखकर कहा, भैया आप और भाभी एक बच्ची को गोद लेना चाहते हैं ना? इसमें हम में से किसी की भी सहमति नहीं है। रिश्तेदार और परिवार सभी आपसे नाराज हैं, इसलिए आप ये विचार छोड़ दीजिए। किशोर ने शांत भाव से पकौड़ा खाया और कहा, किसी की सहमति नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है सतीश? मैंने तुम्हारी या किसी और की आज्ञा मांगी ही कब थी? सतीश से इसका कोई उत्तर देते नहीं बना तो उसने मदद के लिए मीना की ओर देखा। मीना ने पति की हालत देखकर बिना देर किए बातचीत की कमान खुद संभाल ली। भाई साहब, इनके कहने का मतलब था कि पूरी उम्र तो आपने बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा नहीं। अब कहाँ इस उम्र में आप छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी उठाएंगे? और अगर आपको बच्चों की कमी इतनी ही खल रही है तो पूजा और यश है ना, आप अपने सारे अरमान इनके जरिए पूरे कीजिए। ये दोनों भी तो आपकी ही संतान है। मैं ठीक कह रही हूं ना भाभी जी? इतना कहकर मीना ने सुधा की ओर देखा, जिसका पूरा ध्यान अब मीना और सतीश की बातों पर था। किशोर ने मीना से मुस्कुराकर कहा, मीना, ये विचार तो मेरे मन में बरसों पहले ही आ गया था, लेकिन अगर उस वक्त मैंने माँ के आगे न झुककर थोड़ी हिम्मत से काम लिया होता तो आज हमारी संतान भी यश की उम्र की होती। और जहाँ तक पूजा और यश को अपनी संतान मानने की बात है तो ये दोनों भी हमारे ही बच्चे हैं। हमने हमेशा इन्हें अपना ही माना है। मगर मुझे ये बताओ कि ये बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं कही जब यश के जन्मदिन पर तुम्हारी माताजी ने सुधा को बांझ कहकर उसे यश को केक खिलाने से रोक दिया था। इतना सुनते ही मीना के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो बात को संभालते हुए बोली, भाई साहब, आप तो जानते हैं मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। वो गांव में रहती हैं और कई बार बड़े बूढ़े लोग ऐसी दकियानुसी बातों में विश्वास करके कुछ भी बोल देते हैं। मगर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पार्टी के बाद माँ से इसी बात को लेकर झगड़ा भी किया था। किशोर ने कहा, चलो ठीक है, मैंने मान लिया तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अब इन सब बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। हमारी बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम दोनों पूजा और यश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब हम किसी की खातिर अपना फैसला नहीं बदलेंगे। सतीश के हाव भाव देखकर किशोर समझ गए थे कि वो हार मान चुका है, मगर मीना अब गुस्से से तिल मिला रही थी। उसने आखिरी बार अपने पति की ओर देखा, जिसने कंधे उचकाकर न में सिर हिला दिया। अपनी दाल न गलते देखकर मीना भड़क उठी। अरे, ऐसे कैसे बुढ़ापे में बच्ची गोद ले लेंगे? अगर बच्चे पालने का इतना ही शौक है तो मेरे पूजा और यश को अपने पास रख लो। जब घर में बच्चे मौजूद हैं तो उनके होते हुए कैसे किसी पराये खून को आप अपना सब कुछ उठाकर दे देंगे? इन सब पर तो पूजा और यश का हक बनता है। किशोर मुस्कुरा उठे। चलो अच्छा हुआ मीना, आखिर तुम्हारे मन की बात तुम्हारी जुबान पर तो आई। ये सुनकर मीना झेप गई। उसने मदद के लिए सतीश की ओर देखा, जो खुद उसे अब अवाक होकर देख रहा था।
पूजा और यश भी अपनी माँ को हैरानी से देख रहे थे। मीना ने अपना बचाव करते हुए कहा, भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इस बात की फिक्र कर रही हूँ कि कहीं कोई आपके सीधेपन का फायदा उठाते हुए बच्ची गोद देने का लालच दिखाकर आपको ठग न ले। आजकल रुपये के लालच में लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूँ मीना। मैं अच्छी तरह से समझ भी रहा हूँ कि तुम्हारी किस बात का क्या मतलब है। इतना कहकर किशोर ने सुधा की ओर देखा। सुधा चुपचाप उनके पास आकर खड़ी हो गई। फिर किशोर ने सतीश और मीना से कहा, माफ करना, हम दोनों के पास आपको देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हम अपनी बच्ची को घर लाने की तैयारियों में आजकल बहुत बिजी रहते हैं। सतीश, तुम्हें अपनी दुकान संभालनी है और बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा होगा, तो आप लोग ज्यादा समय तक यहाँ रुकेंगे भी नहीं। वापसी का टिकट करा लिया है या मैं बुक करा दूं? सतीश और उसका परिवार अगली सुबह ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। जाते जाते मीना उन्हें चेतावनी देना नहीं भूली कि अब बाला दीदी ही उन दोनों से बात करेंगी। सुधा मीना के स्वभाव को तो जानती थी, मगर उसे उसके इस रूप का तनिक भी अंदाजा नहीं था। अब उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसकी ननद बाला के दखल के बाद किशोर अपना फैसला बदलने पर मजबूर ना हो जाए, क्योंकि बाला दीदी किशोर के जीवन में सबसे अहम स्थान रखती थी। उन्होंने ही किशोर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें कानपुर से दिल्ली लाने में भी बाला दीदी का ही योगदान था। किशोर ने आज तक अपनी मां समान बड़ी बहन की कोई बात नहीं टाली थी। जब सुधा ने अपनी चिंता का कारण किशोर को बताया, तो उन्होंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। किशोर सुधा को तो तसल्ली दे रहे थे, लेकिन उनके मन के भीतर भी तूफान आया हुआ था। दिन रात बाला दीदी के फोन का इंतजार करके चिंता में घुलने से भी क्या फायदा होता। किशोर ने सुधा से कहा कि अब जबकि उनकी बच्ची जल्दी ही घर आने वाली है, तो उन्हें उसके लिए थोड़ी खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। किशोर का प्रयोग सफल साबित हुआ। बच्ची के लिए कपड़े, खिलौने व उसकी जरूरतों के बाकी सामान की लिस्ट बनाते बनाते ही सुधा का ध्यान बाला दीदी की ओर से हट गया। जब एक सप्ताह शांतिपूर्वक बीत गया, तो किशोर को लगा कि शायद बाला दीदी चुप रहकर उन्हें अपना समर्थन दे रही हैं। लेकिन इंसान अपनी मर्जी से कोई बड़ा काम करने चले और उसमें रुकावट ना आए, ऐसा असंभव है। एक शाम जब वे दोनों खरीदारी करके घर लौटे, तो किशोर के मोबाइल की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर बाला दीदी का नाम देखते ही किशोर समझ गए कि दीदी की चुप्पी उनका समर्थन नहीं था। असल में वो तूफान के पहले की खामोशी थी। उन्होंने सुधा की ओर देखा, जो डरते डरते उन्हें फोन उठाने के लिए कह रही थी। फोन उठाते ही दीदी ने नमस्ते के जवाब में पूछ डाला कि उसे परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा की तनिक भी परवाह है या नहीं। किशोर बहुत संभल संभल कर जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दीदी उनके जवाब को अपना अपमान समझकर उनसे नाराज न हो जाएं। उन्हें पता था कि बाला दीदी किसी को भी आसानी से माफ करने वालों में से नहीं है, फिर चाहे वो उनका प्रिय छोटा भाई ही क्यों ना हो। दीदी किशोर को अपना फैसला बदलने के लिए कहती रही और वो दीदी को समझा बुझाकर उन्हें हालात को अपने नजरिए से देखने की प्रार्थना करते रहे। आखिरकार दीदी ने कह ही दिया, तुम्हें पता भी है उस बच्ची के माता पिता कौन है, उसका धर्म क्या है, वो किस जाति किस खानदान की है। किसी ऐरे गैरे के बच्चे को घर लाकर क्यों अपने खानदान का नाम डुबोने पर तुले हो? क्या तुम्हें अपने पिता और परिवार के नाम व मान सम्मान की तनिक भी चिंता नहीं है? किशोर को उनकी बात सुनकर झटका लगा। अब बाला दीदी भी माँ की भाषा बोलने लगी थी। ये सोचकर उन्होंने बाला दीदी को वही जवाब दिया जो कभी वो माँ को देना चाहते थे, मगर दे नहीं पाए थे। उन्होंने कहा, हाँ दीदी, मैं जानता हूँ कि उसके माँ बाप कौन हैं और वो किस खानदान की है। उसके परिवार वाले बहुत ही शरीफ और खुददार लोग हैं। उसकी माँ अपनी मजबूरियों के चलते उसे हमें गोद दे रही है। रही बात जाति और धर्म की, तो इन सब बातों में क्या रखा है? पैदा तो
वो इंसान की बच्ची बनकर हुई है। और आप ही तो कहती थी कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस सांचे में ढालो वे उसी सांचे में ढल जाते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दीदी, आपकी भतीजी की परवरिश उसी तरह से होगी जिस तरह आप चाहती हैं। बातों के जाल मुझ पर मत फेंको किशोर। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज अगर माँ हमारे बीच में होती तो वो भी यही कहती। आज तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आदर्शवादी होने की सोच तो बहुत अच्छी है, पर असल जिंदगी में इस सोच की कोई जगह नहीं है। याद रखना, एक दिन तुम अपने इस फैसले पर बहुत पछताओगे। मैंने आज तक हर बात में तुम्हारा साथ दिया है, यहाँ तक कि सुधा को दिल्ली लेकर आने के फैसले में भी मैंने माँ के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद की थी। लेकिन आज तुम्हारे फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। याद रखना, अगर तुम इस बच्ची को घर लाओगे तो आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये मेरा अंतिम फैसला है। इतना कहकर बाला दीदी खामोश हो गई, लेकिन उन्होंने फोन का रिसीवर नहीं रखा था। किशोर की आंखें नम हो गई। वो बाला दीदी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वे अपनी सुधा से भी बहुत प्यार करते थे। वे खुद को इस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी मन ही मन फैसला ले लिया था कि उन्हें क्या करना है। वे अपनी सुधा के साथ अब और अन्याय नहीं कर सकते थे। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा, दीदी, आप मेरे लिए सिर्फ मेरी बड़ी बहन ही नहीं हैं, बल्कि मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी भतीजी आपकी नाराजगी नहीं, आपके आशीर्वाद के साथ अपने घर में प्रवेश करे। उसका नाम भी आप ही को रखना है। आपके बिना हमारी खुशियाँ अधूरी रहेंगी। हम सब आपके घर आने का इंतज़ार करेंगे। आपका छोटा भाई आपकी नन्ही भतीजी के साथ आपका इंतज़ार करेगा। उस रात किशोर सो न सके। वो पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते रहे। सुधा चिंतित होकर उन्हें जागते हुए देखती। सुबह उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे रहा नहीं गया। वो किशोर को चाय का कप देकर उनके पास ही बैठ गई और बहुत ध्यान से उनका चेहरा देखने लगी। किशोर ने उसकी ओर बिना देखे पूछ लिया, कुछ कहना चाहती हो सुधा? सुधा बस उनके इसी प्रश्न का इंतजार कर रही थी। वो रुआंसी हो उठी। आप जानते हैं ना कि मेरे लिए इस संसार में आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, औलाद भी नहीं। और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके जीवन में बाला दीदी की क्या जगह है। आप उन्हें मना लीजिए। मुझे बच्ची नहीं चाहिए। क्या मैं पहले संतान के बगैर नहीं जी रही थी, जो आगे नहीं जी पाऊंगी? मैं सोच लूंगी कि मेरे जीवन में संतान का सुख ही नहीं था। मैं आपको इस तरह से परेशान होते हुए नहीं देख सकती। आप पूरी रात एक मिनट के लिए भी नहीं सोए हैं। ऑफिस में सारा दिन कैसे बिताएंगे? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बाला दीदी को फोन करके कह दीजिए कि हम बच्ची को गोद नहीं ले रहे हैं। अपने प्रति सुधा का ये प्यार और समर्पण देखकर किशोर मन ही मन मुस्कुरा उठे। सुधा के एक वाक्य ने उनके मन में चल रही कश्मकश को खत्म कर दिया था। अब उन्हें पहले से भी कहीं ज्यादा विश्वास हो गया था कि उनका फैसला बिल्कुल सही है। उन्होंने सुधा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे एक रात जागते देखकर तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है। मैंने तो तुम्हें इतने सालों में अनगिनत रातें रो रो कर काटते हुए देखा है। जरा सोचो सुधा, मुझे तुम्हें इस तरह देखकर कितनी तकलीफ हुई होगी। सुधा उन्हें हैरान होकर देखने लगी। फिर किशोर ने आगे कहा, तुम कितना भी चाहो, लेकिन मुझसे अपने आंसू और दर्द नहीं छिपा सकती हो। सुधा, पिछले 26 सालों में तुमने बिना कोई सवाल किए मेरी हर बात मानी है। मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। मेरे और मेरे परिवार के प्रति अपने सारे कर्तव्य अपनी क्षमता से बढ़कर निभाए हैं और बदले में मुझसे कभी कोई उम्मीद नहीं की। अब मेरी बारी है सुधा। तुम्हारे प्रति मेरे इस कर्तव्य को निभाने से मुझे संसार की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जहाँ तक बाला दीदी का सवाल है, तो मैं जीवन भर उन्हें मनाने की कोशिश करता रहूँगा और मैं जानता हूँ कि एक ना एक दिन वे ज़रूर मान जाएंगी। लेकिन अब मैं इतना आगे बढ़ने के बाद अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। उनकी बातें सुनकर सुधा की आंखों से आंसू बह निकले।
किशोर ने उन्हें अपने हाथों से पोंछते हुए कहा। अच्छा बाबा, अब ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। जरा ये तो बताओ, तुम हमारी प्यारी सी बिटिया को प्यार से क्या कहकर बुलाओगी? सुधा ने सिसकते हुए कहा। बिट्टो। मुझ पर यकीन रखो सुधा, बहुत जल्दी हमारी बिट्टो घर आएगी। उस दिन के बाद किशोर या सुधा, किसी के घर वालों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। बच्ची के घर आने से एक सप्ताह पहले तक उनके रिश्तेदारों के साथ साथ दोस्तों और पड़ोसियों को भी उसके घर आने की खबर मिल गई थी। कुछ चुनिंदा लोगों ने उनके इस कदम की सराहना की, लेकिन कटाक्ष और आलोचना करने वालों की संख्या ज्यादा थी। किशोर व सुधा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने घर को अपनी बच्ची के हिसाब से व्यवस्थित करने में बिजी रहे। दोनों ने साथ मिलकर अपनी बिट्टो का कमरा सजाया था। सुधा दिन में कई कई बार जाकर सारा कमरा देखती कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। घर के सारे नुकीले कोनों वाले सामान व फर्नीचर को बदल दिया गया। उनके घर में अब उनकी जरूरत से ज्यादा उनकी बच्ची की जरूरत का सामान था। किशोर इस बात को लेकर अक्सर सुधा को छेड़ते और सुधा मुस्कुराकर कह उठती, अभी मैंने अपनी बिट्टो के लिए कुछ सामान खरीदा ही कहाँ है। एक बार उसे घर आने दो, फिर देखना पता नहीं किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सुधा का खिला हुआ चेहरा देखकर किशोर मन ही मन खुश हो जाते और फिर वो दिन भी जल्दी ही आ गया जिसके लिए सुधा ने पूरे 26 सालों तक इंतजार किया था। वे दोनों सबसे पहले अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। उसकी जांच करवाई। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी। उसके बाद ही वे उसे घर लेकर आए। सुधा की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी नजरें एक पल के लिए भी अपनी बेटी के चेहरे से हट नहीं रही थीं। वो बार बार उसे चूमती, उसकी बलाएं लेती। वो अनगिनत बार भगवान का धन्यवाद कर चुकी थी। बच्ची के रोने पर भी वो खुशी से हंसती हुई बावरी हुई जा रही थी। बस एक ही समस्या थी, बच्ची अभी उन्हें पहचानती नहीं थी। वो उन्हें ध्यान से देखती, फिर अनजान चेहरों को सामने पाकर हिलक हिलक कर रोती। लाख चुप कराने पर भी वो सुबकती रहती, फिर थक हार कर दूध पीकर सो जाती। ये सब देखकर सुधा बहुत चिंतित हो गई। किशोर ने उसे समझाने की कोशिश की। देखो सुधा, हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है। उसे हमें पहचानने और अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। अगर हमें अपना घर छोड़कर अपनों से दूर जाकर रहना पड़े तो हम भी बेचैन हो जाएंगे। फिर ये तो कुछ महीने की अबोध बच्ची है। थोड़ा समय दो और धीरज रखो। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। शुरू शुरू में सुधा बच्ची के रोने व चिड़चिड़ाने पर परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर किशोर की सलाह पर उसने थोड़ा संयम से काम लिया। इस बीच उनके घर में दोस्तों और परिचितों का आना जाना लगा रहा। सुधा और किशोर को अपने धैर्य का पुरस्कार उस दिन मिला जब उनके एक मित्र दंपत्ति घर पर आए। वे उनकी बच्ची को गोद में लेकर दुलार कर रहे थे। दोस्त की पत्नी के मुंह से मां शब्द निकलते ही बिट्टो ने सुधा की ओर अपनी नन्ही उंगली से इशारा किया। सुधा ने ये देखा और फिर से उन्हें ऐसा ही करने के लिए कहा। मां शब्द सुनते ही बिट्टो ने फिर से सुधा की ओर इशारा किया। सुधा ने मुस्कुराकर प्यार से बिट्टो कहकर पुकारा तो उसने किलकारी भरते हुए सुधा की ओर हाथ बढ़ा दिए, मानो कह रही हो, मां मुझे अपनी गोद में ले लो। बेटी की बात समझते हुए सुधा ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उसका माथा चूमा। सभी हैरान होकर दोनों माँ बेटी का मिलाप देख रहे थे। सुधा किशोर की ओर देखकर चहक उठी, जो पहले से ही उन दोनों को नम आंखों से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद तो जैसे उन दोनों की दुनिया ही बदल गई। किशोर ने कुछ दिनों के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वे अपना सारा समय अपनी पत्नी और अपनी नन्ही बिटिया के साथ बिताना चाहते थे। सुधा अपनी बिट्टो को रोज नई नई रंग बिरंगी सुंदर फ्रॉक पहनाती और साथ ही नजर का काला टीका लगाना न भूलती। बिट्टो अपने खिलौनों को देखकर ताली बजाती और उनसे अपनी भाषा में बात करती। वो किशोर की पैंट खींचकर उनसे खुद को गोद में लेने के लिए कहती।
लेकिन सुधा के कमरे में आते ही उसकी गोद में चली जाती। फिर किशोर झूठ मूठ रूठने का नाटक करते और दोनों माँ बेटी मिलकर उन पर हंसती। बिट्टू ने उनके सूने अंधियारे जीवन में खुशियों का उजाला भर दिया था। अब वो उन्हें अपने माता पिता के रूप में पहचानने लगी थी। इससे बढ़कर खुशी की बात उनके लिए हो ही नहीं सकती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब बस एक ही कमी थी। वे दोनों चाहते थे कि उनके परिवार के सभी सदस्य भी उनकी बच्ची को स्वीकार कर ले। बिट्टो उनकी बेटी थी। इस सच को अब उन्हें भी सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए था। किशोर ने कई बार बाला दीदी को फोन किया था, लेकिन उन्होंने नंबर देखकर फोन नहीं उठाया। उन्होंने घर के फोन पर कॉल किया तो बाला दीदी ने नौकर से कहलवा दिया कि वे घर पर नहीं हैं। इसी दौरान उन्हें एक रिश्तेदार से पता चला कि बाला दीदी की बेटी गौरी की शादी अगले महीने होनी तय हुई है। उन्हें छोड़कर बाकी सभी को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। किशोर को यह सुनकर धक्का लगा। वे जानते थे कि बाला दीदी उनसे नाराज हैं, मगर इतनी भी क्या नाराजगी कि इकलौती भांजी की शादी में मामा को ना बुलाया जाए। सुधा ने मायूस होकर कहा कि अब उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि परिवार ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। किशोर ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, कोई कुछ भी कह ले, मगर मैं जानता हूं कि मेरी दीदी मुझे न्योता देने जरूर आएंगी। वे भले ही मुझसे कितनी भी नाराज क्यों ना हो, मगर वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। और अगर उन्होंने मुझे नहीं भी बुलाया तो क्या हुआ, मैं उनका छोटा भाई हूँ और गौरी का मामा हूँ। वो मुझे बुलाएं या नहीं, मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए वहां जरूर जाऊंगा। सुधा अच्छी तरह से जानती थी कि किशोर का मन बहुत बेचैन है, लेकिन वो उनका दर्द बांटने के अलावा और कर भी क्या सकती थी, सो वही करती रही। सुधा के लगातार समझाने पर किशोर अपना पूरा ध्यान अपने काम और बेटी में लगाने की कोशिश करते रहे। जैसे जैसे गौरी की शादी की तारीख पास आती गई, किशोर की उम्मीद की डोर भी कमजोर होती चली गई। शादी से 8 दिनों पहले उन्होंने सुधा के सामने ये स्वीकार भी कर लिया कि वे हार गए हैं और मानते हैं कि अब दीदी उन्हें अपने जीवन और मन से पूरी तरह निकाल चुकी हैं। अपने पति को इस तरह टूटता देखकर सुधा का दिल भी तड़प उठा। वो उनके आंसू पोंछने ही वाली थी कि तभी उससे पहले बिट्टो ने हाथ बढ़ाकर किशोर के आंसू पोंछ दिए। वह उनकी गोद में जाकर उन्हें प्यार करने लगी। अपनी मासूम बच्ची का प्रेम देखकर किशोर ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। अगली शाम सुधा ने उनसे पार्क चलने का आग्रह किया। पहले तो वो मना करने लगे, पर जब बिट्टो ने उनका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर इशारा किया तो वे जाने के लिए मान गए। दोनों ने थोड़ी देर बिट्टो को पार्क में घुमाया, फिर बेंच पर जाकर बैठ गए। बिट्टो अब सोसाइटी के बच्चों को भी अच्छी तरह से पहचानने लगी थी। बच्चे उसे उसके नाम से पुकारते और उसे दिखा दिखाकर गेंद को हवा में उछालते। बिट्टो गेंद को देखकर जोर जोर से ताली बजाती व किलकारी भरती। बिट्टो को इस तरह चहकता देखकर किशोर भी खुश हो रहे थे और उन दोनों को खुश देखकर सुधा खुश थी। किशोर का ध्यान बिट्टो से तब हटा जब उनके कानों में एक जाना पहचाना स्वर पड़ा, मामा जी। उन्होंने पलटकर देखा तो वहां गौरी खड़ी थी। किशोर ने चौंक कर कहा, गौरी तुम यहाँ? और इधर उधर देखने लगे। मामा जी आप माँ को ढूंढ रहे हैं ना? किशोर के कोई जवाब न देने पर गौरी ने सुधा की ओर देखकर कहा, मामी जी ये मेरी छोटी बहन है ना, लाइए इसे मेरी गोद में दीजिए। गौरी ने बिट्टो को गोद में लेकर प्यार किया और फिर किशोर की ओर देखा, जो अभी भी हैरान होकर उसे देख रहे थे। कितनी अजीब बात है ना मामा जी, हम सभी आदर्शवाद की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई अपना उन बातों पर अमल करता है तो हम ही सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े होकर उसका विरोध करते हैं। हमारा झूठा अहंकार हमें उनका साथ देने की या सही और गलत में फर्क करके फैसला करने की इजाजत नहीं देता। समाज के इन खोखले कायदे कानूनों को मानने के चक्कर में हम खुद को अपनों से दूर कर बैठते हैं। माँ ने भी यही गलती की है। सबकी बातों में आकर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ने की बात कह दी,
यहाँ तक कि आपको मेरी शादी में आने का निमंत्रण भी नहीं दिया। यहाँ आप परेशान हैं और वहाँ वे खुद कब से आपसे मिलने और बात करने के लिए तड़प रही हैं। लेकिन अपने मन में पनपी कश्मकश के चलते वे ऐसा नहीं कर पा रही थीं। कल रात जब मैंने उन्हें आपके लिए छिप छिप कर रोते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उन्हें गाड़ी में बैठाया और सीधे यहाँ ले आई। अब उन्हें ये डर सता रहा है कि पता नहीं आप उन्हें माफ करेंगे या नहीं, उनसे बात भी करेंगे या नहीं। क्या दीदी यहाँ आई हैं? किशोर ने चौंक कर पूछा। फिर गौरी के जवाब का इंतजार किए बिना सुधा की ओर देखकर कहा, देखा सुधा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि दीदी मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती हैं, वो जरूर आएंगी। फिर सुधा की बात सुने बिना पार्क से बाहर की ओर जाते हुए कहने लगे, मैं अभी अपनी दीदी को घर लेकर आता हूँ। अरे मामा जी, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? बिट्टो को तो साथ लेते जाइए। माँ आपसे पहले अपनी भतीजी से मिलना चाहती हैं। बिट्टो के बिना मेरी शादी में आने की सोचिएगा भी मत। गौरी ने किशोर का उतावलापन देखकर हंसते हुए कहा। किशोर ने जल्दी से वापस आकर बिट्टो को अपनी गोद में लिया और उसका माथा चूमकर आंखों में चमक लिए सुधा की ओर देखकर कहा, देखा सुधा, बिट्टो को घर लाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। फिर बेटी को गुदगुदी करते हुए बोले, चल बिट्टो, तेरी बुआ को घर लेकर आते हैं। नन्ही बिट्टो को भला क्या समझ आता। वो किलकारी भरते हुए अपने पिता के साथ चली गई। गौरी उन्हें बहुत गंभीर होकर देख रही थी। उसे ध्यानमग्न देखकर सुधा ने उससे पूछा, क्या सोच रही हो गौरी? गौरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिट्टो को घर लाकर आपने बहुत अच्छा किया है मामी जी, मुझे आप दोनों पर गर्व है। उसकी बात सुनकर सुधा ने उसे गले से लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, थैंक यू गौरी। अब उसके दिल में किसी तरह की कोई उलझन या कश्मकश नहीं थी। वो आंखों में गर्व और तृप्ति की चमक लिए अपने पति और बेटी को पार्क से बाहर जाते हुए देख रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।